हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाइनियर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, आज के सेशन में हम पार्टनरशिप का नेक्स्ट टॉपिक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या है और कोई भी पार्टनर अगर फर्म से रिटायर होता है तो फर्म के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से दिया जाता है। और आज के सेशन में हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को कंक्लूड भी करेंगे। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का सिंपल मतलब हो गया कि जब भी कोई पार्टनर पार्टनरशिप से विड्रा कर लेता है, अपने आप को वो विड्रा कर लेता है, यानी कि पार्टनरशिप को छोड़ देता है या पार्टनरशिप से वो एग्जिट कर जाता है, तो इसको हम सिंपली कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब एक पार्टनर जो है फर्म से रिटायरमेंट क्यों लेता है, कारण कुछ भी हो सकता है, उसका कोई पर्सनल रीजन भी हो सकता है यहाँ पे अपनी बैड हेल्थ के कारण वो यहाँ पे रिटायरमेंट ले रहा हो, या उसको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इसकी वजह से वो रिटायरमेंट ले रहा हो, या उसके बाकी पार्टनर्स के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, इस कारण भी यहाँ पे वो रिटायरमेंट जो है वो ले सकता है। रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी उठता है कि एक पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप से रिटायरमेंट किस तरीके से ले सकता है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर इसके 3 मोड्स दे रखे हैं, उनमें से कोई भी मोड यूज़ करके एक पार्टनर जो है वो फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। अब इसमें नंबर 1 आ गया कि एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स की कंसेंट के साथ यहाँ पे रिटायरमेंट ले सकता है, यानी कि बाकी पार्टनर्स की सहमति से यहाँ पे फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। इसके अलावा अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर ये एक्सप्रेसली प्रोविजन दिया गया है कि भाई अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेना चाहता है तो किस तरीके से वो रिटायरमेंट ले सकता है, उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, अगर ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर मेंशन है उसके मुताबिक भी कोई पार्टनर जो है वो फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। इसके अलावा अगर पार्टनरशिप एट विल है, तो कोई भी पार्टनर एक नोटिस देके यहाँ पे जो है फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। तो इनमें से कोई भी मोड यूज़ करके जो है फर्म से रिटायरमेंट ली जा सकती है। अब बात कर लेते हैं रिटायरिंग पार्टनर की लाइबिलिटी की कि भाई अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो उसकी लाइबिलिटी क्या होंगी। अब देखो, कोई भी पार्टनर जब फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो रिटायरमेंट तक जो भी फर्म की लाइबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है या रिटायरमेंट से पहले के पार्टनर्स का कोई भी एक्ट है तो उस एक्ट के लिए, उस लाइबिलिटीज के लिए रिटायरिंग पार्टनर भी पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल होगा, पूरी तरह लाइबल होगा। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन हो सकती है कि जो बाकी पार्टनर है, जो रिमेनिंग पार्टनर है, कंटिन्यूइंग पार्टनर है, अगर वो चाहें तो वो रिटायरिंग पार्टनर को प्रीवियस लाइबिलिटी से डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे वो ऐसा करते हैं तो फिर यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर की कोई पुरानी लाइबिलिटी नहीं बचती। बट अगर यहाँ पे उसको उसकी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं किया गया है तो वो भी यहाँ पे बाकी पार्टनर्स की तरह रिटायरमेंट से पहले की लाइबिलिटी के लिए, रिटायरमेंट से पहले के पार्टनर्स के एक्ट के लिए उतना ही लाइबल होगा जितना कि बाकी पार्टनर्स। ठीक है। नंबर 2, अगर यहाँ पे कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है, उसके बाद अगर यहाँ पे जो है फर्म की कोई लाइबिलिटी अराइज होती है या पार्टनर जो है वो फर्म के लिए कोई एक्ट करते हैं, तो उस एक्ट के लिए, उन लाइबिलिटीज के लिए रिटायरिंग पार्टनर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लाइबल नहीं होगा। बट उसकी कंडीशन है कि अगर उसने यहाँ पे जो है अपनी रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस दिया है। तो कहने का मतलब है कि जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो उसको एक पब्लिक नोटिस के जरिए पब्लिक को बताना पड़ता है कि वो फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है। अगर वो ऐसा कर लेता है तो उसकी रिटायरमेंट के बाद जो भी लाइबिलिटी उस फर्म की राइज होती है या पार्टनर्स के किसी भी एक्ट के लिए यहाँ पे जो है रिटायरिंग पार्टनर जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लाइबल नहीं होगा। बट अगर वो बिना नोटिस के ही रिटायरमेंट ले लेता है और पब्लिक नोटिस नहीं देता, तो इन केस अगर यहाँ पे उसकी रिटायरमेंट के बाद अगर फर्म की कोई लाइबिलिटी राइज होती है या पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर है उसके किसी एक्ट के लिए रिटायरिंग पार्टनर भी यहाँ पे उतना ही जिम्मेवार होगा जितना कि बाकी पार्टनर्स। तो मतलब इसमें पब्लिक नोटिस देना मस्ट है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो फर्म के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। अब देखो, जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो रिटायरमेंट के कारण जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं, जिसको हम कंटिन्यूइंग पार्टनर कहते हैं, उनका प्रॉफिट में शेयर बढ़ जाता है, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर अपना यहाँ पे जो है प्रॉफिट का शेयर छोड़ के जा रहा है, जिसको यहाँ पे जो है रिमेनिंग पार्टनर जो है टेक ओवर कर लेते हैं। तो एक तो यहाँ पे जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होंगे, जिनको हम रिमेनिंग पार्टनर भी कह सकते हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाएगी। तो पहले यहाँ पे चेंज क्या आएगी कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी यहाँ पे जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ती है।
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है? अब देखो यहाँ पे इसमें 2-3 केस बन जाते हैं। जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है, उस केस में जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका प्रॉफिट में शेयर बढ़ जाता है, तो उनकी यहाँ पे जो न्यू रेशियो है वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए इसमें 2-3 केस हैं, तो मैं आपको एग्जांपल के जरिए 1 बाय 1 आपको समझाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से हम यहाँ पे जो है न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। हाँ, एक चीज़ और आपने इसमें ध्यान रखनी है कि जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो रिटायरमेंट के कारण जो पार्टनरशिप होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो यानी कि जैसे कोई पार्टनर जो है फर्म को छोड़ के जाता है, जो ऑलरेडी पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है उसकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाती है, और जो बाकी पार्टनर्स होते हैं वो मिलकर फिर से एक नई पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं और नई पार्टनरशिप के लिए वो नया एग्रीमेंट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है तो पुरानी पार्टनरशिप जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, फर्म डिसॉल्व नहीं होती। और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो फिर से यहाँ पे जो पार्टनरशिप है उसकी रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। और जब फर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है तो सबसे पहले यहाँ पे जो है जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनकी यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, अब एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पे रिटायरमेंट के टाइम रिमेनिंग पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। मान लो यहाँ पे 3 पार्टनर है, ए, बी एंड सी। अब इनकी यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:1:1 है, 1:1 है। अब मान लेते हैं कि इसमें सी जो है वो रिटायर हो गया, सी रिटायर्स। ठीक है, सी रिटायर हो गया। अब सी का जो प्रॉफिट में शेयर है वो 1/3 है, जो कि यहाँ पे बाकी पार्टनर्स को मिलेगा। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी यहाँ पे न्यू रेशियो क्या होगी। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है न्यू रेशियो निकालने के लिए कि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है। अब इसमें एक केस बन सकता है कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है उसका यहाँ पे प्रॉफिट में शेयर पुराने पार्टनर्स ने यहाँ पे किस रेशियो में टेक ओवर किया, इसके बारे में केवल क्वेश्चन में दिया होता है, केवल क्वेश्चन इसके बारे में साइलेंट होता है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि भाई रिटायरिंग पार्टनर का जो प्रॉफिट में शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर्स ने किस रेशियो में लिया है, सिर्फ इतना बताया कि सी इसमें रिटायर हो गया। अब उस केस में यहाँ पे जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है जिसको हम रिमेनिंग पार्टनर कहेंगे, अब उनकी न्यू रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि रिटायरिंग पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर पुराने पार्टनर्स ने किस रेशियो में टेक ओवर किया है, फिर हम ये मान के चलते हैं कि जो उनकी ओल्ड रेशियो है उसी रेशियो में उन्होंने रिटायरिंग पार्टनर का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में जो शेयर है वो टेक ओवर किया है। ठीक है, उस केस में हम यहाँ पे न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे। अब सी यहाँ पे रिटायर हो गया, सी का प्रॉफिट है 1/3, अब ए और बी को मिलेगा। अब क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा किस रेशियो में टेक ओवर किया तो हम मानेंगे कि इन्होंने ओल्ड रेशियो में उसको टेक ओवर किया, तो इनकी दोनों की ओल्ड रेशियो क्या है 1:1। उस केस में पहले हम देख लेते हैं कि भाई ए को कितना गेन हुआ, क्योंकि जब कोई पार्टनर अपना प्रॉफिट छोड़ के जाएगा तो बाकी पार्टनर्स का प्रॉफिट में शेयर बढ़ जाएगा, उनको गेन होगा। तो पहले हम इनका गेन निकाल लेते हैं। 1/3 रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है, इसमें ए को कितना मिलेगा 1/2। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की यहाँ पे जो पुरानी रेशियो कितनी है 1:1, तो 1/2 ए को 1/2 बी को, तो ये आ गया 1/6। तो ए का न्यू शेयर कितना आ गया, एज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर जो पुराना का शेयर है उसमें ये गेन ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आ गया इसका 6 2 + 1 यानी कि 3/6। ऐसे बी का निकाल लेंगे, बी इज गेन वो भी सेम 1/6। बी का न्यू शेयर क्या आ गया, बी इज न्यू शेयर इक्वल टू 1/3 + 1/6 यानी कि ये भी हमारा सेम आ गया 3/6। अब देयरफॉर न्यू रेशियो क्या आ गई इनकी, न्यू रेशियो 3/6 रेशियो 3/6 यानी कि 3:3 यानी कि 1:1। ठीक है, तो इस तरीके से हम न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। किस केस में, अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका प्रॉफिट में शेयर बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स ने किस रेशियो में एक्वायर किया, अगर नहीं लिखा है हमेशा यही मानते हैं कि ओल्ड रेशियो में ही उन्होंने उसको एक्वायर किया होगा, उस हिसाब से हम यहाँ पे जो है न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका एक आपको मैं शॉर्टकट बताता हूँ। अब देखो अगर क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर बाकी पार्टनर्स ने किस रेशियो में टेक ओवर किया है, उस केस में यहाँ पे उनकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स की जो न्यू रेशियो होगी वो उनकी ओल्ड रेशियो के बराबर ही होगी।
देख लो यहाँ पे न्यू रेशो 1:1 आई है, तो इनकी ओल्ड रेशो आपस की 1:1 ही है। ठीक है, तो ये हम शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, खासकर अगर हमें यहाँ पे MCQ सॉल्व करने हैं तो इस तरीके से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर किस रेशो में इन्होंने एक्वायर किया हुआ है वो रेशो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे शॉर्टकट में भी यहाँ पे न्यू रेशो निकाल सकते हैं। उस केस में हम सिंपली क्या करेंगे कि जो रिटायरिंग पार्टनर उसका शेयर छोड़ देंगे और जो बाकी रिमेनिंग पार्टनर है उनका जो प्रॉफिट में शेयर होगा वो वही उनके यहाँ पे न्यू रेशो भी होगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे 1:1 है, सी को छोड़ दो, पीछे और भी कितना है 1:1। अब देख लो उस ढंग से करो चाहे इस ढंग से पूरा प्रॉपर कैलकुलेट करो, रिजल्ट आपका सेम आएगा। ठीक है, तो अगर MCQ सॉल्व करने हैं फिर इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में भी हम यहाँ पे जो उसकी न्यू रेशो निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक नेक्स्ट केस है कि अगर यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर का जो प्रॉफिट में शेयर है वो पुराने पार्टनर्स ने किस रेशो में टेक ओवर किया है, अगर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है फिर उसके मुताबिक हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं। प्रोसीजर बिल्कुल सेम ऐसे ही है, ऐसे ही करना है, सिर्फ ये है कि उसमें यहाँ पे नेम जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका यहाँ पे शेयर एक्वायर करने की रेशो क्वेश्चन में दी होगी, तो उसके मुताबिक हमें फिर यहाँ पे जो है इनका न्यू शेयर निकालना है या इनका गेन निकालना है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसी एग्जाम्पल में। अब जैसे मैंने बताया कि सी जो है वो रिटायर हो गया, अब सी रिटायर हो गया, अब ए और बी जो है इसका शेयर एक्वायर कर रहे हैं मान लो 2:1 की रेशो में। शेयर ऑफ सी एक्वायर्ड बाय ए एंड बी इन 2:1 रेशो। ठीक है, अब उस केस में ए का गेन क्या निकलेगा, एज गेन 1/3 का 2/3 ए को मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि सी का 1/3 जो शेयर है उसका 2/3 ए को, तो ये कितना बन गया 2/9। ए का न्यू शेयर क्या होगा, एज न्यू शेयर 1/3 जो उसका ओल्ड शेयर है उसमें इसका गेन ऐड कर देंगे 9 यानी कि 5/9। ऐसे बी का निकाल लेंगे, बी का गेन 1/3 का 1/3 मिलेगा इसको, तो ये आ गया 1/9। बी का नया शेयर क्या होगा 1/3 प्लस 1/9, 9 3 प्लस 1 यानी कि 4/9। देयरफॉर न्यू रेशो, अब न्यू रेशो क्या आ गई 5:4। ठीक है, तो ये इनकी यहाँ पे न्यू रेशो आ गई। तो ये दूसरा केस है कि जब क्वेश्चन के अंदर रिटायरिंग पार्टनर का प्रॉफिट या रिटायरिंग पार्टनर का प्रॉफिट में जो शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर किस रेशो में ले रहे हैं, उस केस में न्यू रेशो हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जो पहला हमने केस किया उसमें भी ऐसे हमने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन सेम है, बट उसमें शॉर्टकट हमें शॉर्टकट तरीके से भी हम निकाल सकते हैं कि न्यू रेशो, बट इसमें हमें यहाँ पे जो इस तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर एक केस और हो सकता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका पूरा का पूरा शेयर कोई एक पार्टनर जो है एक्वायर कर ले। अगर कोई एक पार्टनर उसको एक्वायर कर लेता है तो उस केस में जो बाकी पार्टनर्स हैं उनकी रेशो वही रहेगी जो ऑलरेडी है, पर जो जिस पार्टनर ने रिटायरिंग पार्टनर का शेयर एक्वायर किया उसका न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, उसकी ओल्ड रेशो में उसका यहाँ पे गेन जो है ऐड कर देंगे तो उसका यहाँ पे नया शेयर निकल आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हम उसकी रेशो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा फिर हमें नंबर सेकंड गेनिंग रेशो भी निकालनी होती है, क्योंकि जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं, जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर होते हैं, उनको यहाँ पे फ़ायदा होता है। अब उनको जो फ़ायदा वो किस रेशो में हुआ वो रेशो भी हमें कैलकुलेट करनी होती है और उसी को बोलते हैं गेनिंग रेशो। अब गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा है कि जो भी इनकी न्यू रेशो होगी उसमें से ओल्ड रेशो माइनस कर देंगे, तो हर पार्टनर की, हर रिमेनिंग पार्टनर की यहाँ पे जो गेन होगा वो निकलाएगा। ठीक है, तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला सिंपल क्या हो गया, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, तो जैसे हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं वैसे ही हम यहाँ पे गेनिंग रेशो भी निकालते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या है
कि सैक्रिफाइसिंग रेशो में ओल्ड रेशो हम पहले रखते हैं, यानी कि जो रेशो बड़ी होती है उसको पहले लिखते हैं और उसमें से छोटी रेशो माइनस कर लेते हैं। अब क्योंकि अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो न्यू रेशो होगी वो बड़ी होगी, तो न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस करेंगे तो गेनिंग रेशो निकलाएगी। तो इस तरीके से हर पार्टनर की जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है या रिमेनिंग पार्टनर है उसके हम गेनिंग रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब गेनिंग रेशो के बाद फिर हमें यहाँ पे जो है गुडविल को भी ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। तो इसका मतलब नंबर 3 हमारा आ गया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो एक तो हमें यहाँ पे न्यू प्रॉफिशिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ती है, नंबर 2 गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ती है, नंबर 3 गुडविल को भी ट्रीट करना पड़ता है। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि गुडविल को ट्रीटमेंट क्यों देना पड़ता है। अब देखो जो भी फर्म की गुडविल होगी उसमें हर पार्टनर का यहाँ पे अपना शेयर होता है। ठीक है, क्योंकि फर्म की गुडविल जो बनी है, रेपुटेशन जो बनी है, वो सभी पार्टनर्स के हार्डवर्क के कारण, उनकी एफिशिएंसी के कारण, उनके काम करने के कारण यहाँ पे बनी होगी। इसलिए गुडविल के ऊपर यहाँ पे सभी पार्टनर्स का राइट होगा। एक पार्टनर का जितना प्रॉफिट में शेयर होता है उतना ही गुडविल में भी शेयर होता है। तो जो पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है यानी कि फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो उसको यहाँ पे कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट का शेयर जो है बाकी पार्टनर्स के लिए छोड़ के जा रहा है, इसलिए यहाँ पे उसको कंपनसेट करने के लिए फिर फर्म की गुडविल में जो उसका शेयर बनता है वो उसको दिया जाता है। और वो शेयर कौन देता है? जिन पार्टनर्स को गेन होता है। ठीक है, तो गेनिंग रेशो में ही यहाँ पे जो है रिटायरिंग पार्टनर का जो गुडविल का शेयर होगा वो उसको दिया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे जो है फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। तो इसमें भी यहाँ पे 2-3 केस बन जाते हैं। अब फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए वही मेथड जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उनमें से कोई भी सूटेबल मेथड यूज करके हम पहले गुडविल की वैल्यू निकालते हैं, फिर देखते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर का इसमें कितना शेयर है, नंबर 2 फिर देखते हैं कि किस पार्टनर को कितना गेन हुआ, जो उनकी गेनिंग रेशो होगी उसी रेशो में यहाँ पे जो है रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल देते हैं और उसको कंपनसेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी ट्रीटमेंट के यहाँ पे 2-3 केस बन जाते हैं। अब 1 बाय 1 उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, जब भी यहाँ पे कोई पार्टनर रिटायर होता है, ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि रिटायरमेंट के टाइम ऑलरेडी फर्म की बुक के अंदर गुडविल एग्जिस्ट कर रही हो। तो अगर फर्म की बुक के अंदर ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट कर रही है तो सबसे पहला काम हमें करना है कि उस गुडविल को हमें राइट ऑफ करना है। जो पुरानी गुडविल फर्म की बुक के अंदर एग्जिस्ट कर रही है पहले उसको हमें बुक्स में खत्म करना है। राइट ऑफ कैसे करते हैं? उस गुडविल को सभी पार्टनर्स को बांट देते हैं उनकी ओल्ड रेशो में। ठीक है, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। तो उस केस में एंट्री क्या बनती है? अब देखो, जब भी हम गुडविल बांटेंगे तो इसमें 2 अकाउंट है, एक पार्टनर जिनको गुडविल दे रहे हैं और दूसरा गुडविल। ठीक है, और पार्टनर्स को कौन रिप्रेजेंट करता है? उनके कैपिटल अकाउंट। तो जब भी कोई पार्टनर जो है फर्म से यहाँ पे जो है एसेट्स टेक ओवर करते हैं, एसेट्स लेंगे, तो पार्टनर्स की कैपिटल जो होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे गुडविल जो एसेट है, तो एसेट का क्या रूल होता है? एसेट बढ़ती है डेबिट में, कम होती है क्रेडिट में। तो यहाँ पे गुडविल कम हो रही है, इसको क्रेडिट कर देंगे। अब गुडविल को टेक ओवर करने की वजह से पार्टनर्स की अपनी कैपिटल कम हो जाएगी, तो कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। ठीक है, जिस पार्टनर को गुडविल मिलेगी उनके कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है, अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच के मुताबिक देखें तो पार्टनर यहाँ पे रिसीवर है और रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट। तो इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, और सभी पार्टनर्स को, जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो सभी को ये गुडविल बांटी जाती है। तो एंट्री बन जाती है हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। तो जो भी इनकी रेशो होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी, उस रेशो में ये गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं फर्म की, नए सिरे से फिर से उसकी वैल्यूएशन की जाती है और देखा जाता है कि गुडविल की वैल्यू क्या है। फिर देखा जाता है कि जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका इसमें कितना शेयर बनता है, इसके अलावा फिर किस पार्टनर को कितना गेन हुआ। तो फिर गेनिंग रेशो में यहाँ पे जो है जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर होते हैं, रिमेनिंग पार्टनर होते हैं, वो रिटायरिंग पार्टनर को जो है कंपनसेट करते हैं। अब उस केस में क्या एंट्री बनती है? पुरानी गुडविल राइट ऑफ करने के बाद नई गुडविल में रिटायरिंग पार्टनर को जब शेयर दिया जाता है तो उस केस में एंट्री क्या बनेगी? अब उसमें देखो यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। एक तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे, ठीक है, एक तो रिमेनिंग पार्टनर्स और दूसरा रिटायरिंग पार्टनर्स। रिटायरिंग पार्टनर, ये 2 ही अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, एक ने दूसरे को कंपनसेट करना है। अब इसमें गुडविल का नाम नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी बुक के अंदर गुडविल एग्जिस्ट कर रही थी वो हम खत्म कर चुके हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है गुडविल की वैल्यूएशन की।
अब ये जो हमने गुडविल की वैल्यूएशन की इसको हम बोलेंगे रेज गुडविल। ये हमने रिटायरमेंट के टाइम जो पार्टनरशिप फॉर्म की गुडविल है उसको रेज किया, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक जब तक आपने गुडविल परचेज नहीं की होगी, उसके लिए पेमेंट नहीं की होगी, उसको एज एसेट बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब क्योंकि ये हम रिटायरमेंट पर्पज के लिए गुडविल की वैल्यूएशन जो है कर रहे हैं, तो ये हमारी जो गुडविल रेज हुई है इसको बुक में एज एसेट हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब जो रिटायरिंग पार्टनर को जो शेयर देना गुडविल का, वो उनके कैपिटल अकाउंट के जरिए ही हम उसकी एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। इसलिए गुडविल का नाम यहाँ पे नहीं आएगा, इतना याद रखो। अब क्योंकि जो रिमेनिंग पार्टनर जिनको गेन हुआ, इनको हम गेनिंग पार्टनर भी कह सकते हैं, ठीक है, गेनिंग लिख लेते हैं। जिनको गेन हुआ वो रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा उसके प्रॉफिट के लिए, तो इसलिए यहाँ पे जो है इनको ही हमें डेबिट क्रेडिट करना है। अब गेनिंग पार्टनर जब रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा तो गेनिंग पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि कैपिटल अकाउंट के जरिए ही यहाँ पे जो है एक दूसरे को ये कंपनसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे पार्टनर्स ने यहाँ पे फर्म के साथ लेन देन करना है वो अपने कैपिटल अकाउंट के जरिए करते हैं। तो गेनिंग पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी तो इनको हम डेबिट करेंगे। रिटायरिंग पार्टनर को यहाँ पे गुडविल का शेयर मिलेगा जिसकी वजह से उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री बन जाती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे जो है जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको यहाँ पे जो है कंपनसेट करते हैं। तो ये दूसरी एंट्री आ गई, ठीक है, ये दूसरा केस बन गया। अब इसके अलावा कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का कितना शेयर है वो गिवन नहीं होता, ना ही फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी है वो गिवन होती है। तो उस केस में यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल दी गई है कि नहीं दी गई है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। उस केस में आपको कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। मान लो यहाँ पे जो रिटायरिंग पार्टनर है, जैसे यहाँ पे C है, C का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो 1 लाख है, ठीक है। C का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 1 लाख है। अब C जो है वो रिटायरमेंट ले रहा है, इसका मतलब उसका क्लेम बनता है 1 लाख, उसको 1 लाख ही देना चाहिए। बट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ, मान लो कि उसको जो अमाउंट पे किया है, अमाउंट पेड टू C, वो दिया 1.5 लाख। अगर 1 लाख उसका क्लेम बनता है, हम उसको पे कर रहे हैं 1,50,000, यानी कि 50,000 जो है उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ये जो 50,000 एक्स्ट्रा दिया है ये मान के चलेंगे ये हमने उसकी गुडविल के लिए पे किया है, इसको बोलते हैं हिडन गुडविल, ठीक है। हिडन गुडविल कितनी है, ₹50,000, हिडन गुडविल ₹50,000, ठीक है। अब ये जो ₹50,000 हमारी हिडन गुडविल है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे जो पार्टनर जिनको गेन हुआ वो अपने अकाउंट से निकाल के यहाँ पे जो रिटायरिंग पार्टनर है उनको यहाँ पे ये शेयर प्रोवाइड करेंगे। तो एंट्री सेम बन जाती है। ये जो 50,000 है ये गेनिंग पार्टनर जो है वो यहाँ पे रिटायर होने वाले पार्टनर को देंगे अपनी गेनिंग रेशियो में, एंट्री हमारी सेम आएगी। बट यहाँ पे जो गुडविल है वो निकालने का तरीका ये है। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि गुडविल की वैल्यू कितनी है या रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल में कितना शेयर है, तो इस तरीके से देखा जाता है कि क्या उसके बदले में कितना अमाउंट हमने पे किया पार्टनर्स को वो दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है फिर उस पार्टनर का क्लेम कितना बनता है वो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करके हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बाद हमारी हिडन गुडविल निकल आती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये 3 केस हमारे डिफरेंट केस आ सकते हैं गुडविल के। अब इसके अलावा और क्या क्या चेंजेस आती हैं, इसके अलावा यहाँ पे जो है पार्टनर्स के रिटायरमेंट के टाइम फर्म के जो एसेट्स और लायबिलिटी है उनकी रीवैल्यूएशन की जाती है। तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो पार्टनर जो पार्टनरशिप फॉर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज है इनकी रीवैल्यूएशन भी की जाती है। अच्छा, अब एसेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन जो है वो क्यों की जाती है, जैसा कि हमने एडमिशन के टाइम पढ़ा कि जब भी नया पार्टनर एडमिट किया जाता है तो पार्टनरशिप फॉर्म की जो एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं उसके एडमिशन से पहले की होती हैं। अगर उनकी वैल्यू में कोई चेंज आई है, उस चेंज के कारण कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है, तो वो ओल्ड पार्टनर्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सेम उसी मैनर में जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो क्योंकि एसेट्स जो फर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज हैं इसके ऊपर सभी पार्टनर्स का राइट होता है, तो हम यहाँ पे रिटायरमेंट के टाइम उन एसेट्स और लायबिलिटी की रीवैल्यूएशन करके देखते हैं कि भाई इनकी वैल्यू में कोई चेंज तो नहीं आई। अगर चेंज आई है तो उस पर कोई प्रॉफिट या लॉस तो नहीं आया, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके ऊपर सभी पार्टनर्स का राइट होगा इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। इसलिए यहाँ पे जो है फर्म की जो एसेट्स और लायबिलिटीज है उसकी वैल्यूएशन की जाती है फिर से,
ताकि यहाँ पे अगर रीवैल्यूएशन के कारण कोई भी प्रॉफिट या लॉस अराइज होता है वो उसमें जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है वो भी उसको दिया जा सके। तो हम यहाँ पे जो है एसेट्स और लायबिलिटी की रीवैल्यूएशन करते हैं और उसमें प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। और रीवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल वैसे ही हम प्रिपेयर करते हैं जैसे ऑलरेडी हम एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के टाइम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे अब हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अब इसके अलावा अगर सभी पार्टनर्स जो रिमेनिंग पार्टनर्स वो चाहते हैं कि उनकी जो एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू बुक में चेंज ना हो, पुरानी वैल्यू रिफ्लेक्ट की जाए, तो उस केस में फिर मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है और वो भी सेम उसी मैनर में किया जाता है जो हमने एडमिशन टाइम पढ़ा है। तो उसमें जो भी प्रॉफिट लॉस निकलता है दोनों पार्ट्स में वो सभी पार्टनर्स को यहाँ पे जो है ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा और कौन कौन सी चेंजेस आती हैं? इसके अलावा अगर फॉर्म के कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व या एक्यूमुलेटेड लॉसेस के बैलेंस हैं तो वो भी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ठीक है, अब जितने भी यहाँ पे फॉर्म के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व के बैलेंस होंगे या एक्यूमुलेटेड लॉसेस के बैलेंस होंगे वो भी रिटायरमेंट के टाइम यहाँ पे सभी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर भी सभी पार्टनर्स का राइट होता है। ठीक है, अगर कोई पार्टनर फॉर्म छोड़ के जा रहा है तो डेट ऑफ रिटायरमेंट तक जितने भी रिजर्व के बैलेंस होंगे या कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे उस पर भी उसका उसी हिसाब से राइट होगा जैसे बाकी पार्टनर्स का होता है। इसलिए रिटायरमेंट के टाइम भी यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो है वो पार्टनर्स को बांटे जाते हैं और इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी सेम वैसे ही है जो हमने एडमिशन के टाइम पढ़ा हुआ है। तो सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे जो है इनको ट्रीट करते हैं, उसी तरीके से इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि वहाँ पे जो पुराने पार्टनर्स होते हैं उनको इसमें शेयर मिलता है, जबकि इसमें यहाँ पे जो है सभी पार्टनर्स को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मुताबिक शेयर मिलता है। ठीक है, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम बिल्कुल वैसा ही है। अब इनके अलावा और क्या चेंजेस होती हैं? इनके अलावा कई बार यहाँ पे पार्टनर जो है रिटायरमेंट के टाइम कुछ एसेट्स या लायबिलिटी को टेक ओवर कर सकते हैं। एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पे रिटायरमेंट के टाइम कोई पार्टनर फॉर्म की एसेट या लायबिलिटी को टेक ओवर करता है, इसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है जो ऑलरेडी हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर कोई पार्टनर जो है फॉर्म की एसेट को टेक ओवर करता है उसकी वजह से उसकी फॉर्म के अंदर कैपिटल कम हो जाती है तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और एसेट क्योंकि फॉर्म से खत्म हो रही है, जा रही है, तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। अगर लायबिलिटी टेक ओवर करता है तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, लायबिलिटी जब बढ़ती है क्रेडिट में, कम होती है डेबिट में। तो कोई पार्टनर अगर यहाँ पे लायबिलिटी को टेक ओवर कर रहा है तो लायबिलिटी को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि उसकी वजह से उनकी कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाता है। और अगर यहाँ पे इसमें कोई प्रॉफिट या लॉस है, क्योंकि कई बार बुक वैल्यू से कम या ज़्यादा रेट पे भी यहाँ पे जो है एसेट्स और लायबिलिटी टेक ओवर की जाती हैं, जो भी प्रॉफिट लॉस उस केस में निकलता है उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और बाकी प्रॉफिट में इंक्लूड करके, यानी कि जो बाकी ओवरऑल रीवैल्यूएशन के केस में प्रॉफिट होता है पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या चेंजेस में आ सकती हैं? मेजर चेंजेस यही हैं। अब इसके अलावा फिर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको उसका जो क्लेम है वो पे करना पड़ता है। नंबर 7, क्लेम टू बी पेड टू रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, तो जब भी कोई पार्टनर फॉर्म के अंदर रिटायर होता है तो उस केस में यहाँ पे पहले तो बुक्स में हमें ये एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ये एडजस्टमेंट करने के बाद फिर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका क्लेम उसको पे किया जाता है। अब रिटायरिंग पार्टनर को क्लेम किस तरीके से पे किया जाता है? अब देखो कई बार जो है रिटायरिंग पार्टनर का जितना क्लेम बनता है उसको लमसम एक ही बार में पेमेंट कर दी जाती है, बट कई बार यहाँ पे उसके यहाँ पे जो क्लेम होता है, जो उसका जितना भी यहाँ पे जो है फॉर्म के अंदर बैलेंस बनता है उसको लोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अब इन दोनों चीज़ों को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर का क्लेम लमसम यहाँ पे जो है उसको पे किया जाता है, उस केस में अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि रिटायरिंग पार्टनर का क्लेम पे करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, फॉर्म के पास पैसा कहाँ से आएगा? अब देखो या तो जो फॉर्म है वो अपने सोर्सेज यूज करके रिटायरिंग पार्टनर का क्लेम पे करती है, ऑलरेडी जो उसके पास फंड्स पड़े हैं या तो फर्म जो है उसको यूज कर सकती है, या रिटायरिंग पार्टनर का क्लेम पे करने के लिए फर्म जो है वो लोन ले सकती है किसी आउटसाइड एजेंसी से और उस लोन के अमाउंट को यूज कर सकते हैं रिटायरिंग पार्टनर का क्लेम पे करने के लिए। या
जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होते हैं वो अपनी तरफ से यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि फर्म जो है वो रिटायरिंग पार्टनर का क्लेम पे कर सके। तो जो भी केस बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देते हैं, बुक में जो है एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे फर्म अपने रिसोर्सेज यूज़ करती है रिटायरिंग पार्टनर को क्लेम पे करने के लिए, उस केस में एंट्री क्या बनेगी, जो रिटायरिंग पार्टनर होगा उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि वो रिसीवर है, रिटायरिंग पार्टनर की लायबिलिटी खत्म हो रही है, रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल कम हो रही है, तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल को डेबिट कर देंगे और बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। कि अगर यहाँ पे फर्म जो है वो अपने रिसोर्सेज यूज कर रही है रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के लिए, तो सिंपल एंट्री है। और अगर यहाँ पे लोन वगैरह लिया है, फर्म ने यहाँ पे लोन वगैरह लिया है रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट करने के लिए, एक तो लोन लेने की एंट्री आएगी और दूसरी रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करने की एंट्री आएगी। तो लोन लेने की एंट्री उसमें क्या बनती है, उस केस में फर्म के बाद पैसा आएगा, पहली एंट्री आएगी बैंक अकाउंट DR टू बैंक लोन अकाउंट, ठीक है, क्योंकि लोन हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। तो लोन के रूप में पैसा आएगा, बैंक को डेबिट किया और बैंक लोन को क्रेडिट किया। और दूसरी एंट्री रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करने की, वो एंट्री सेम, ठीक है। और अगर यहाँ पे जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर्म के अंदर ताकि यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट दी जा सके, उस केस में क्या एंट्री बनेगी, सबसे पहले जो कंटिन्यूइंग पार्टनर जो है बिजनेस के अंदर यहाँ पे और फंड्स लेके आते हैं, क्योंकि अगर वो बिजनेस के अंदर और इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक तरह की उनकी वो क्या है, कैपिटल, तो यानी कि एक तरह से वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उस केस में एंट्री क्या बन जाती है, बैंक पैसा आएगा बैंक अकाउंट DR टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कि उनकी कैपिटल बढ़ गई, क्रेडिट, और पैसा आया डेबिट। और उसके बाद दूसरी एंट्री रिटायरिंग पार्टनर को पे करने की, ये सेम एंट्री। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे लमसम एक ही बार में पेमेंट हो जाती है तो इस तरीके से हम यहाँ पे उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे उसके क्लेम को, रिटायरिंग पार्टनर के क्लेम को लोन में कन्वर्ट कर लेते हैं, उस केस में क्या एंट्री बनेगी, अब उस केस में रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल अकाउंट खत्म हो रही है और वो लोन में कन्वर्ट हो रही है, तो रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट ओपन करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। यानी कि जो रिटायरिंग पार्टनर का क्लेम है, कैपिटल का क्लेम हम लोन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो लोन वाली लाइबिलिटी बढ़ रही है और कैपिटल उसकी खत्म हो रही है, तो लोन को क्रेडिट, कैपिटल को डेबिट, ठीक है। अब अगर ये लोन के जरिए मतलब उसका जो क्लेम है वो लोन में कन्वर्ट किया जाता है, अब इस लोन को पे करने के यहाँ पे जो है 3 तरीके हो सकते हैं। या तो फर्म जो है वो इंस्टॉलमेंट में ये पार्टनर का लोन जो उसको पे करेगी, कि फर्म उसको बोलेगी भाई हम इंस्टॉलमेंट में आपकी है आपका क्लेम जो है वो पे करेंगे। तो उस केस में यहाँ पे जितना पार्टनर का रिमेनिंग बैलेंस फर्म के अंदर आता है उसके ऊपर यहाँ पे जो है उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे एक प्रोविज़न है यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर भी कि भाई अगर हम यहाँ पे पार्टनर का क्लेम पे नहीं करते या उसको हम यहाँ पे जो है लोन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उस केस में यहाँ पे पार्टनर जो है, रिटायरिंग पार्टनर जो है वो अपने क्लेम के ऊपर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है, 6% के हिसाब से इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है, या वो फ्यूचर के प्रॉफिट में यहाँ पे जो है अपना क्लेम जो है वो रख सकता है कि भाई उसकी यहाँ पे जो फर्म के अंदर क्लेम है, जब फर्म के अंदर उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करके फर्म ने अगर कोई प्रॉफिट अर्न किया है तो उस प्रॉफिट के ऊपर भी यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर का राइट बनता है अगर उसकी क्लेम की सेटलमेंट नहीं हुई है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अगर उसके क्लेम को हमने लोन में कन्वर्ट किया है तो उस केस में उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में हम इसकी ये पेमेंट कर रहे हैं तो जितना पार्टनर का बैलेंस बचता जाएगा उसके ऊपर हमें यहाँ पे जो उसको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे ये लोन जो है लमसम कुछ पीरियड के बाद इकट्ठा उसको पे किया जाएगा तो उस केस में उस पीरियड का जितना इंटरेस्ट होगा वो उसको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जो है पे करना पड़ता है। तो यानी कि लोन के केस में इंटरेस्ट तो उसको पे करना ही करना है, और अगर इंटरेस्ट नहीं तो प्रॉफिट में उसको शेयर जो देना पड़ता है, फ्यूचर के प्रॉफिट में उसको शेयर देना पड़ता है जो उसकी प्रॉपर्टी को यूज करके अर्न किया गया है, ठीक है। इसके अलावा एक ऑप्शन और होती है कि कई बार यहाँ पे जो है लोन जो भी उसका क्लेम होता है उसको एन्युटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एन्युटी का मतलब कि पार्टनर्स को बोला जाता है भाई आपका यहाँ पे जितना क्लेम बनता है इसके लिए हम आपको एनुअल जो है इतना पेमेंट करेंगे, ठीक है, कि एनुअल आपको 50,000 हम इसका पे करेंगे और पूरी लाइफ टाइम तक आप पे करेंगे, जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको ये
मिलता रहेगा, या कुछ पीरियड के लिए हम आपको ये पे करेंगे कि ठीक है 10 सालों तक हम आपको पे करेंगे। तो वो जो रेगुलर इनकम उसको प्रोवाइड की जाती है, रेगुलर उसको अमाउंट जो प्रोवाइड किया जाता है रेगुलर बेसिस, उसको हम बोलते हैं एनुटी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है हम उसका जो क्लेम है वो सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, किस केस में, अगर पार्टनर्स के रिटायरिंग पार्टनर के क्लेम को लोन में कन्वर्ट किया जाता है, या तो वो लोन इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है या वो लमसम एक ही बार में उसकी पेमेंट की जाती है। अब दोनों केसेस में जो इंटरेस्ट है वो हमें देना पड़ता है, या यहाँ पे जो है लोन के बदले में यहाँ पे उसको एनुटी दी जाती है, एक रेगुलर इनकम उसको लगा दी जाती है, और वो किसी फिक्स पीरियड के लिए भी हो सकती है, वो लाइफ टाइम के लिए भी हो सकती है, डिपेंड करता है उनके एग्रीमेंट के मुताबिक। तो जैसा भी यहाँ पे पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है उसके मुताबिक रिटायरिंग पार्टनर का जो क्लेम है वो सेटल किया जा सकता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे पार्टनरशिप एग्रीमेंट इसके बारे में साइलेंट है, कोई प्रोविजन नहीं बना कि रिटायरिंग पार्टनर का क्लेम कैसे दिया जाएगा, तो उस केस में नॉर्मली उसके क्लेम को हम लोन में कन्वर्ट कर देते हैं, और जब तक वो पे नहीं होता तब तक उसको 6% के हिसाब से 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो इस तरीके से हम पार्टनर्स का जो क्लेम है वो सेटल करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा एक एडजस्टमेंट और होती है कि रिटायरिंग पार्टनर के जाने के बाद जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होते हैं, रिमेनिंग पार्टनर होते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी जो कैपिटल है फर्म के अंदर वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के मुताबिक हो। तो उस केस में फिर उनके कैपिटल अकाउंट में भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ये एडजस्टमेंट हमने एडमिशन के टाइम भी देखी थी, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, अब पार्टनर्स की कैपिटल में एडजस्टमेंट जो है किस तरीके से की जाती है, इसके भी एक दो केस बन सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन के अंदर हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब अगर क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है कि भाई पार्टनर चाहते हैं कि अब नई यहाँ पे जो फर्म है, नई पार्टनरशिप जो है उसकी टोटल कैपिटल इतनी होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि न्यू जो फर्म है या न्यू पार्टनरशिप है उसकी टोटल कैपिटल इतनी होनी चाहिए, तो पहले हम यहाँ पे वो टोटल कैपिटल देखेंगे कि नई फर्म की क्या है, फिर देखेंगे कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के मुताबिक उनकी कितनी कितनी कैपिटल बनती है। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे दो पार्टनर हैं, 3 पार्टनर थे, एक रिटायर हो गया, पीछे 2 रह गए। अब इन्होंने डिसाइड किया कि फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो 5 लाख होनी चाहिए। ठीक है, 5 लाख होनी चाहिए। अब इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 1:1 है। मान लो इनकी जो न्यू रेशो निकली 1:1 है। अब इसमें ए की कैपिटल कितनी बनती है, एज कैपिटल 2,50,000, बी की भी इतनी बनती है, बीज कैपिटल ₹2,50,000। ठीक है, अब नई फर्म में इनकी कैपिटल बनती है 2.5 लाख। अब हमें देखना है कि इनकी एक्चुअल कैपिटल फर्म के अंदर है कितनी, उसमें सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो इनकी एडजस्टेड कैपिटल आएगी वो हमें कैलकुलेट करनी है, और एडजस्टमेंट हमें यहाँ पे रिटायरमेंट के टाइम ये करनी पड़ती है। तो जो भी उनका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट का शेयर होगा, जो भी उनका यहाँ पे रिजर्व का शेयर होगा, जो भी यहाँ पे उन्होंने एसेट लायबिलिटी टेक ओवर की होगी, गुडविल यहाँ पे जो है वो रिटायरिंग पार्टनर को दी होगी, ये सारी चीज़ें एडजस्ट करने के बाद हमें देखना है कि इनकी एडजस्टेड कैपिटल है कितनी। अब मान लो यहाँ पे ए की जो एडजस्टेड कैपिटल है, ए की एडजस्टेड कैपिटल वो बनी ₹2 लाख। ठीक है, बी की जो एडजस्टेड कैपिटल है, बी की एडजस्टेड कैपिटल मान लो बन गई ₹2,75,000। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इनकी जो एक्चुअल कैपिटल है, एडजस्टेड कैपिटल है, उसको यहाँ पे इसके साथ कंपेयर करके देखना है कि भाई इनकी यहाँ पे जो कैपिटल है वो नई फर्म की कैपिटल के मुताबिक ही है, यानी कि उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसके मुताबिक ही है। अब ए की जो एडजस्टेड कैपिटल है वो 2 लाख है, जबकि यहाँ पे इसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मुताबिक कैपिटल बनती है 2.5 लाख। तो यानी कि इसका 50,000 अभी फर्म के अंदर कम इन्वेस्ट हुआ है, तो इसको 50,000 जो है और लाना पड़ेगा। ठीक है, तब इसकी यहाँ पे जो कैपिटल है वो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मुताबिक आएगी। अब ये 50,000 जो है और लाएगा, अब ये जो 50,000 एक्स्ट्रा लेके आएगा, अब इसको हम यहाँ पे जो है 3 तरह से ट्रीट कर सकते हैं। या तो ए जो है 50,000 कैश में लेके आएगा, अगर कैश में लेके आया तो उस केस में क्या एंट्री बनी, क्योंकि पैसा आया कैश या बैंक हम लिख सकते हैं बैंक अकाउंट DR टू एज कैपिटल अकाउंट, सिंपल एंट्री कि ए ने और कैपिटल इंट्रोड्यूस की। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है। दूसरा होता है कि जो इसने यहाँ पे 50,000 यहाँ पे लाना है उसको हम लोन में कन्वर्ट कर दें, इसके लोन में कन्वर्ट कर दें, यानी कि एक तरह से मान लें कि इसने फॉर्म से लोन लिया है। जब इसने फॉर्म से लोन लिया है तो फॉर्म के लिए वो एसेट, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे लोन टू ए अकाउंट।
टू एज कैपिटल अकाउंट कि जो 50,000 है वो हमने इसके लोन में कन्वर्ट कर दिया कि इसने एक तरह से फर्म से लोन लिया है। तो जो लोन इसने यहाँ पे पार्टनर को दिया फर्म के लिए एसेट, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर फर्म ने किसी से लोन लिया तब लाइबिलिटी होती है। तो अगर ये फर्म की एसेट है तो एसेट अराइज हो रही है डेबिट, और दूसरा एक ही कैपिटल बढ़ रही है, एक ही कैपिटल को क्या कर देंगे क्रेडिट। अब तीसरा तरीका ये होता है कि जो भी यहाँ पे डिफरेंस है उसको हम यहाँ पे उसके कैपिटल अकाउंट में डालते हैं। जब कैपिटल अकाउंट में करंट अकाउंट में डालते हैं, अगर करंट अकाउंट में यहाँ पे इसका ये 50,000 ट्रांसफर करेंगे, उस केस में एंट्री क्या बनेगी, एज करंट अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि जब ये 50,000 हम उसके करंट अकाउंट में डालेंगे तो उसके करंट अकाउंट का बैलेंस जो वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये 50,000 ए ने देना है, या तो कैश में देगा नहीं तो उसके करंट अकाउंट से निकाल लेंगे। तो अगर करंट अकाउंट में से निकलेगा तो करंट अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, और करंट अकाउंट जो है कैपिटल अकाउंट की तरह ही ट्रीट किया जाता है कि अगर ये बढ़ रहा है क्रेडिट, कम होता है डेबिट। तो इसलिए यहाँ पे एक करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है, तो ये 3 ट्रीटमेंट हैं, इन तीनों में से हम यहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है। अब बी को देख लेते हैं। तो बी का देखो क्या है, बी की यहाँ पे जो एडजस्टेड कैपिटल है वो 2,75,000 है, जबकि उसकी नई फॉर्म में कैपिटल 2,50,000 होनी चाहिए उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के मुताबिक। यानी कि बी ने एक्सेस यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है तो 25,000 उसको रिफंड करना है। तो रिफंड करने के लिए या तो उसको हम कैश में पे कर सकते हैं, जब उसको कैश में पे करेंगे तो बी की कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि बी की एक्सेस कैपिटल वो विड्रा कर रहा है। तो एंट्री बनती है बीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। ठीक है, कि बी जो है जब वो 25,000 एक्सेस विड्रा करेगा तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी डेबिट, और बैंक बैलेंस हमारा कम हो रहा फॉर्म का, तो फॉर्म की एसेट कम होती है क्रेडिट। तो ये एंट्री आ गई। और अगर हम यहाँ पे इसको लोन में कन्वर्ट कर देते हैं कि भाई 25,000 जो उसका एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, ये मान लेते हैं कि ये फॉर्म ने उससे लोन लिया है। ठीक है, क्योंकि फॉर्म ने 25,000 उसका देना है, तो अगर हम इसको लोन में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये फॉर्म की क्या होगी, लाइबिलिटी। तो उस केस में इसके यहाँ पे जो 25,000 तक की कैपिटल है वो लोन में कन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ लिख देंगे बीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू बीज लोन अकाउंट। ठीक है, अब क्योंकि लोन जो है फॉर्म की लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, तो दूसरी एंट्री ये आ गई। और अगर हम यहाँ पे जो इसका एक्सेस अमाउंट है वो कैपिटल इसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो उस केस में एंट्री बन जाती है बीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू बीज करंट अकाउंट। अब क्योंकि एक्सेस कैपिटल अकाउंट से निकल के उसके करंट अकाउंट में जा रही है, तो करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो है जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर उसकी कैपिटल को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये केस हो गया। इसके अलावा एक केस और हो सकता है कि भाई नई फर्म की यहाँ पे जो कैपिटल है, टोटल कैपिटल वो नहीं दी है। ठीक है, उस केस में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका क्लेम जो है वो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर जो है वो पे करेंगे, और इस ढंग से पे करेंगे ताकि उनकी यहाँ पे अपनी कैपिटल जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के मुताबिक हो जाए। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रिमेनिंग पार्टनर है उनकी एडजस्टेड कैपिटल कितनी है। मान लो यहाँ पे ए की जो एडजस्टेड कैपिटल है, यही 2 पार्टनर ले लेते हैं, इसकी जो एडजस्टेड कैपिटल है वो 2 लाख है। बी की एडजस्टेड कैपिटल कितनी है, मान लो वो हम 3 लाख मान लेते हैं। ठीक है, टोटल कैपिटल कितनी होगी, 5 लाख। अब एक सी है जो रिटायरिंग पार्टनर है, उसको यहाँ पे जो है 2 लाख पे करना है, वो ऐड कर देंगे, ऐड सीज क्लेम 2 लाख या 3 लाख ले लो, उसको 3 लाख पे करना है। तो इसका मतलब टोटल यहाँ पे जो है 8 लाख, 5 लाख उनकी अपनी कैपिटल और 3 लाख उनको पे करना है। अब ये 3 लाख है, ये वाले पार्टनर लेके आएंगे। ठीक है, अब किस रेशो में लेके आएंगे, अब वो इस रेशो में इसको लेके आएंगे ताकि उनकी यहाँ पे जो कैपिटल फॉर्म के अंदर रिटायरिंग पार्टनर का क्लेम पे करने के बाद जो उनकी अपनी कैपिटल फॉर्म के अंदर वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के मुताबिक हो जाए। तो इसका मतलब इन दोनों की जो कैपिटल है वो 8 लाख रुपया होनी चाहिए। ठीक है, 2 लाख एडजस्टेड कैपिटल, 3 लाख उनकी अपनी और 3 लाख जो एक्स्ट्रा लेके आएंगे, तो टोटल उनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 8 लाख। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के मुताबिक देख लेंगे कि इसमें ए की कितनी है, बी की कितनी है। मान लो दोनों इक्वल पार्टनर है तो ए की कैपिटल कितनी बनती है, 4 लाख। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि दोनों इक्वल पार्टनर है तो ए और बी की जो कैपिटल है वो फॉर्म के अंदर इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के मुताबिक कितनी होगी, 4 लाख 4 लाख। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको कंपेयर कर लेंगे उनकी एक्चुअल कैपिटल के साथ, और जो भी कम ज़्यादा होगा वो उनको यहाँ पे फॉर्म के अंदर इन्वेस्ट करना होगा। अब जैसे ए की कैपिटल बनती है 4 लाख,
इसकी यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल कितनी है 2 लाख, तो इसका मतलब इसको 2 लाख रुपया और लाना पड़ेगा फॉर्म के अंदर। बी की यहाँ पे कैपिटल बनती है 4 लाख, उसकी एडजस्टेड कैपिटल 3 लाख, तो इसका मतलब इसको 1 लाख ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो यानी कि ये 3 लाख जो हमें यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर को देना है, इसमें से 2 लाख यहाँ पे ए लाएगा, 1 लाख लाएगा बी। तो जब यहाँ पे ये पैसा लाएंगे उसके बाद इनकी जो अपनी कैपिटल होगी वो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मुताबिक आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे दूसरा जो केस है वो बन सकता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसके मुताबिक हमें यहाँ पे चलना होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट जो किसी भी पार्टनर के रिटायरमेंट होने पे यहाँ पे जो है फॉर्म की बुक्स में की जाती हैं। ठीक है, तो अब ये सारी एडजस्टमेंट जो है अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये एडमिशन ऑफ पार्टनर की तरह ही यहाँ पे जो है। ठीक है, सिर्फ इसमें डिफरेंस होता है कि वहाँ पे पुराने पार्टनर को सेक्रीफाइस होता है करना पड़ता है, जबकि यहाँ पे जो है जो रिमेनिंग पार्टनर को गेन होता है। तो थोड़ी थोड़ी चेंजेस के अलावा यहाँ पे जो है तकरीबन सारी एडजस्टमेंट वही है जो हम एडमिशन के टाइम करते हैं। तो आप इनको ध्यान से देखिए, अच्छे तरीके से समझिए। अगर इन केस इनमें कोई प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। तो ये हमारा चैप्टर जो है आज इसी सेशन में ख़त्म हो गया। अब अगले सेशन में हम बात करेंगे डेथ ऑफ पार्टनर की, और डेथ ऑफ पार्टनर को भी उसी सेशन में हम कंक्लूड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।